सो हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कैसे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमारी आज की वीडियो में हम उन्हीं कंपोनेंट्स को थोड़ा इलाबोरेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि थोड़ा समराइज करने के लिए कि जो ब्लड है दो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में। क्या किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है ब्लड? फर्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा क्या था? प्लाज्मा, राइट। तो अभी अगर हम प्लाज्मा की बात करें, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या थे हमारे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे प्लाज्मा के बारे में। जो चलो देखते हैं क्या होता है प्लाज्मा। सो स्टार्टिंग विथ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, अराउंड 55% हमारे ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, राइट। अभी अगर हम बात करें प्लाज्मा क्या किन चीज़ों से मिलके बना है, तो चलो देखते हैं। प्लाज्मा में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है वाटर। अगर हम वाटर का अमाउंट देखें तो अराउंड 90 to 92% आपको प्लाज्मा में वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड का 55% पार्ट इज प्लाज्मा, उस प्लाज्मा का 90 to 92% पार्ट इज वाटर। अभी खुद सोचो आप कि जो हमारा ब्लड है वो एक लिक्विड काइंड ऑफ, उसकी जो फ्लूइडिटी होती है ना, तो वो फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करेगा उसमें? वाटर। सो बिकॉज ऑफ वाटर जो ब्लड है वो दैट इज फ्लूइड इन नेचर। अभी वाटर के अलावा नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, ठीक है। हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली 3 तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अब ये तीनों प्रोटीन्स करते क्या है? अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। लेट सपोज ये है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड में ये हमारा एल्ब्यूमिन है और ये बनाए मैंने सेल्स। तो सेल्स के पास एक्सेस वाटर होता है, ये हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल्स के बीच में या सेल्स के सराउंडिंग जो फ्लूइड है। अभी एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ये हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है। इसका काम होता है ये जो ब्लड है इसके अंदर वाटर का अमाउंट मेंटेन करके रखना, ठीक है। वाटर को रेगुलेट करके रखता है ये एल्ब्यूमिन काइंड ऑफ। जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड में वाटर का कंटेंट बढ़ाता है। फॉर सपोज मान लो यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे अगर आपका वाटर ज़्यादा हो गया तो आपको एडिमा हो जाएगा। एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग हो जाएगी उस सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे भी सेल्स के पास एक्सेस वाटर हो गया। तो फिर एल्ब्यूमिन क्या करता है? वो जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा ब्लड में ड्रेन करके रखता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एल्ब्यूमिन का काम है इट मेंटेन्स ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये काम होता है एल्ब्यूमिन का। इसके अलावा अब खुद सोच के बताओ, अगर ये वाटर का अमाउंट रेगुलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है उसको भी मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू से वाटर को ड्रेन करता है ब्लड की तरफ। तो अगर ब्लड में वाटर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ये काम होता है हमारे एल्ब्यूमिन का। अभी अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन का, हमारे पास 3 तरह के ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, अल्फा, बीटा
एंड गामा। ये तीनों ग्लोबुलिन का क्या काम है, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो गामा ग्लोबुलिन है ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है ये। देन थर्ड प्रोटीन इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम क्या है, इट इज बेसिकली अ क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब आपको अगर कहीं चोट लग गई तो वहां से एक्सेस अमाउंट में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लड ऐसे ही थोड़ी ना निकलता रहता है, कभी एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, तो वो उस रुकने को हम कहते हैं क्लॉटिंग। तो फिब्रिनोजन क्या करता है, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है, यानी कि अगर आपको इंजरी हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग किसकी वजह से रुकती है, बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन, जब फिब्रिनोजन अपना काम करता है। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी वर्ड के पीछे मेडिकल में अगर ओजन लगा है तो दैट मीन्स वो इनएक्टिव है, इसको काम करने के लिए एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा, और ये एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, फिब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म। तो फिब्रिनोजन को काम करने के लिए अपनी एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा, वो एक्चुअली बेसिकली इनएक्टिव होता है। तो एक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा, उसको हम बोलते हैं एक पूरा क्लॉटिंग कैस्केड या क्लॉटिंग पाथवे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो ये हो गए हमारे प्रोटीन्स, तीनों प्रोटीन्स का काम आपको क्लियर होना जाना चाहिए। एल्ब्यूमिन का काम होता है हमारे ब्लड में कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना, ब्लड वॉल्यूम बनाना। ग्लोबुलिन का काम डिफेंस सिस्टम में होता है, और फिब्रिनोजन का काम क्लॉटिंग प्रोटीन्स की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के अलावा अदर्स भी होते हैं हमारे, कुछ अदर सब्सटेंसेस। अब इन अदर सब्सटेंसेस में हमारे पास आगे वाइटामिन, ब्लड में वाइटामिन भी होते हैं, वाइटामिन हो गए, गैसेस होगी, ठीक है। गैसेस के अलावा और क्या क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस हो गए, जैसे यूरिया होता है, ये सब एक्सक्रीट होते हैं ना हमारी बॉडी से वाया यूरिन, तो वो वेस्ट सब्सटेंसेस कैरी करता है प्लाज्मा। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल आप कह लो आयंस हो गए हमारे, जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी आयंस, और हॉर्मोन्स, तो ये सब होते हैं हमारे प्लाज्मा में। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं ये पूरे प्लाज्मा में से ये चीज़ रिमूव कर दूं, फिब्रिनोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, तो ये बन जाएगा हमारा सीरम। ठीक है, अगर हम पूरे प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा सीरम। सीरम का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मेडिकल में, बेसिकली ये बायोकेमिकल टेस्टिंग में यूज़ होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में से ना होके, प्लाज्मा से ना होके, वो सिर्फ सीरम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और सीरम से वो पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं। अब सीरम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, बेसिकली क्या करते हैं, अगर तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम है ना, अगर टेस्ट में ऐसा है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो एकदम से इंस्टेंट 1 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है, कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपको बोल दिया जाता है कि नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आएंगी। तो अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम है तो प्लाज्मा को या ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के एज सच छोड़ दिया जाएगा। अब उसमें से जैसे जैसे ओवरनाइट अपने आप उसमें से जो फिब्रिनोजन है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, वो क्लॉट बना लेगा, और ऊपर जितना भी येलो कलर का लिक्विड बचेगा वो हो जाएगा आपका सीरम, क्योंकि फिब्रिनोजन नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये होता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो खुद से ही फिब्रिनोजन नीचे सेटल आउट हो जाएगा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। बट अगर आपको जैसे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है तो उसमें क्या होता है, वो जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करके रखते हैं उसे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, फिब्रिनोजन अपने आप अलग हो जाता है हमारे ब्लड से, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम बोल देंगे सीरम। ठीक है, और प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पेल येलो, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था, जो प्लाज्मा है दैट इज पेल येलो इन कलर। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले स्टडी करते हैं हम आरबीसीज के बारे में, ठीक है। तो अगर हम स्टडी करें आरबीसी के बारे में, आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए आरबीसी की। आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ये आरबीसीज का नॉर्मल काउंट होता है मेल्स में। अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, कह लो 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। तो ये होते हैं हमारे नॉर्मल आरबीसीज का काउंट। आरबीसीज जो हैं बेसिकली इनका अगर आप शेप देखोगे तो बाई कनकेव शेप होता है, बाई कनकेव शेप। बाई कनकेव शेप यानी अगर हम टॉप से देखेंगे ना, ऊपर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू रहेगा आरबीसीज का ये सर्कल और बीच में ऐसे एक छोटा सा डिप्रेशन रहेगा ये सेंट्रल पार्ट में। और अगर हम साइड से देखें तो हमारे आरबीसीज ऐसे दिखेंगे। देख लो ये टॉप में भी डिप्रेशन है और ये बॉटम में भी डिप्रेशन है। तो ये होती है आरबीसीज की शेप। ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। नाउ लेट्स सी कि आरबीसीज जो हैं इनका कलर रेड होता क्यों है। जो आरबीसी है इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। अभी अगर हम शेप की बात करें, जैसा मैंने बताया था बाइकनकेव शेप होती है, तो आरबीसी जो है इसमें ना कोई न्यूक्लियस होता है, ना कोई ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। ना न्यूक्लियस रहेगा आरबीसी में, ना ऑर्गेनेली रहेंगी। रीजन क्यों इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली नहीं होती? टू अकोमोडेट हेमोग्लोबिन। देखो आरबीसी एक ऐसा पिगमेंट है जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली इनिशियल डेज में होते हैं। जब आरबीसी बनता है उस टाइम इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, ऑर्गेनेली भी रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होता है वो धीरे धीरे अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। कुर्बान किसके लिए करता है? टू अकोमोडेट हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो इसलिए जो आपका ये आरबीसी है इसमें ना कोई न्यूक्लियस रहेगा ना कोई ऑर्गेनेली रहेगी, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हेमोग्लोबिन अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। अभी अगर खुद सोच के बताओ, आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा आरबीसी के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो फिर ये जिंदा कैसे रहेगा, सर्वाइव कैसे करेगा? आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये रेस्पिरेशन होती है। तो अब अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो वो आरबीसी सर्वाइव कैसे कर रहा है? द रीजन इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आरबीसी क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एटीपी इसमें भी प्रोड्यूस होती है, बट इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती थी। तो जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस ऑर्गेनेली सब कुछ कुर्बान कर देता है हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने में। वो कहता है कि मैं 2 एटीपी में सर्वाइव कर लूँगा, विदाउट ऑर्गेनेलीज में सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन मुझे अपने अंदर हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करके रखना है। तो ये था हमारा आरबीसी के बारे में। अभी हमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज भी करनी है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज डब्ल्यूबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज कवर हो गए। नाउ वी विल सी कि डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं और कितने तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं।
आरबीसी तो हमने पढ़ लिया, आरबीसी सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, बट डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसीज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज का दूसरा नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 6000 to 8000, 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। यूनिट्स याद करने बहुत ज़रूरी है, यूनिट्स मत भूल जाना। आरबीसीज का नॉर्मल अमाउंट कितना था, 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल काउंट है 6000 to 8000। बट ये जो नंबर है ना, ये वेरिएबल है, डब्ल्यूबीसीज वेरिएबल होते हैं। अगर मुझे मान लो इन्फेक्शन होगा मेरी बॉडी में, तो ये डब्ल्यूबीसीज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ब्लड टेस्ट में कैसे पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसीज का लेवल जो है वो अगर इंक्रीज आया तो दैट रिप्रेजेंट्स कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है आपके ब्लड में, क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं फॉरेन सब्सटेंस के लिए, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। दैट इज़ वाई उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम शेप की बात करें, आरबीसीज हमारी बाइकनकेव शेप की होती है, डब्ल्यूबीसीज की अमीबॉइड शेप होती है, AMOEBOID, अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप यानी अमीबा शेप। अमीबा शेप कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। क्यों अमीबॉइड शेप होती है, डब्ल्यूबीसीज कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर। ये मान लो ये डब्ल्यूबीसी है। अभी अगर इन्फेक्शन हुआ आपके आसपास के सेल में, ये सेल है, इसके पास इन्फेक्शियस एजेंट है, ये है इन्फेक्शियस एजेंट। तो अब डब्ल्यूबीसी लड़ेगा कैसे उससे, डब्ल्यूबीसी तो ब्लड में है, ये हमारा ब्लड है, और वो इन्फेक्शियस एजेंट तो सेल के पास है, तो कैसे फाइट होगी इन दोनों की। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को बाहर आना पड़ेगा। आपके जो ब्लड वेसल होती है ना, ये जो ब्लड वेसल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और डब्ल्यूबीसी की अमीबॉइड शेप होती है, तो ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है। ये जो इसकी शेप है ये इसको हेल्प करती है श्रिंक करने में, और श्रिंक करके ये बाहर आ जाता है उस इन्फेक्शियस एजेंट के पास फाइट करने के लिए। इस मूवमेंट को, या जैसे डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डायापेडेसिस। ये आरबीसी नहीं करते, प्लेटलेट नहीं करते, ये सिर्फ डब्ल्यूबीसीज के पास है क्वालिटी डायापेडेसिस की, ठीक है, कि अपने आप को ब्लड वेसल के बाहर कैसे लेके आना है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक करके ये उन पोर्स में से निकल आते हैं। तो ये थे हमारे डब्ल्यूबीसी। अभी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी का, तो थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। WBCs आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं वो 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होगा, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रैन्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ग्रैन्युलर नेचर होता है इनका। ये हो गए हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते, वो होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। अभी ग्रैन्युलोसाइट्स दे आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये होते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट। 3 टाइप के होंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं 2 टाइप के, दैट इज लिम्फोसाइट एंड दूसरा मैं यहाँ लिख देती हूँ मोनोसाइट, MONOCYTES, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अभी अगर हम इनके नंबर की बात करें, जो न्यूट्रोफिल्स है दे आर अराउंड 60 to 65% होते हैं ये अमाउंट।
इयोसिनोफिल्स होते हैं आपके 2 to 3%। उसके बाद जो है लिम्फोसाइट होते हैं हाईएस्ट अमाउंट में 20 to 25%। ठीक है, 20 to 25% लिम्फोसाइट होते हैं। मोनोसाइट होते हैं आपके 2 to 10%। और सबसे लीस्ट होते हैं बेसोफिल्स, जो होते हैं आपके 0.5 to 1%। ठीक है, ये होते हैं। तो अगर हमें नंबर याद करना हो कैसे करेंगे, N L E M B, ये इनका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट होते हैं 20 to 25%, फिर इयोसिनोफिल होंगे 2 to 3%, फिर मोनोसाइट होते हैं 2 to 10%, और फिर आपके बेसोफिल्स होते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग विद न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट, सबसे मैक्सिमम अमाउंट में यही वाला WBC मिलेगा। बताया था ना मैंने 60 to 65%। तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। अगर आप शेप की बात करो ना, तो न्यूट्रोफिल की शेप कैसे होती है, मान लो ये है न्यूट्रोफिल, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे लोब्स मिलेंगे आपको इसके न्यूक्लियस में। तो इट इज ऑफ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो है मल्टी लोब्ड होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस करवाते हैं ये, एनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का भी नाम से तुम्हें पता लग रहा होगा, नाम में ही न्यूट्रल है। तो इनकी जो स्टेनिंग होती है, दे आर स्टेन्ड बाय बोथ एसिडिक एंड basic dyes. So stained by acidic and basic डाइस, दोनों डाइस से इनकी स्टेनिंग होती है। एसिडिक डाइस से भी ये स्टेन्ड हो जाते हैं और बेसिक डाइस से भी स्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इयोसिनोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, इयोसिनोफिल्स जो हैं वो थोड़े कम अबंडेंट है, ये होते हैं आपके 2 to 3%। और इनका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। तो अभी आपको नाम से समझ आ रहा होगा, एसिडोफिल्स यानी कि दे आर स्टेन्ड बाय एसिडिक डाइस ओनली। सिर्फ इनकी एसिडिक डाइस से स्टेनिंग होती है, बेसिक डाइस में इनका कुछ कलर स्टेनिंग नहीं होती है। ये होते हैं हमारे इयोसिनोफिल्स। अभी जो इयोसिनोफिल्स है, एलर्जी के टाइम पे इनका जो नंबर है दैट इंक्रीजेस, क्योंकि ये फाइट करते हैं एलर्जी से, तो इसलिए एलर्जी के टाइम पे इयोसिनोफिल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेसोफिल्स। लीस्ट होते हैं सबसे पहले तो बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे, कितने 0.5 to 1%। ये होते हैं बेसोफिल्स। नाउ बेसोफिल्स जो हैं, अभी इनमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, बेसोफिल्स जब तक तो ब्लड के अंदर है तब तक हम उन्हें बेसोफिल्स बोलेंगे। वंस दे कम टू टिश्यूज, ठीक है, ब्लड से जब ये टिश्यू में आ जाएंगे तब हम इनको बोलेंगे मास्ट सेल। ठीक है, वंस द बेसोफिल्स माइग्रेट टू टिश्यूज दे आर नोन एज मास्ट सेल। अभी मास्ट सेल का काम क्या है, देखो ये इनका काम है 3 सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करवाना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मास्ट सेल्स जो हैं
3 सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करवाता है। कौन कौन से 3 सब्सटेंसेस का? पहला है हेपरिन। हेपरिन क्या करता है? हेपरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन नहीं होने देता, क्लॉटिंग नहीं होने देता है बेसिकली। तो आपका जो ब्लड है उसको, उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करवा के रखता है, एक तरीके से ये फंक्शन है हेपरिन का। उसके अलावा सेकेंड सब्सटेंस जो ये रिलीज कर रहा है दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन, HISTAMIN, हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या मतलब है वैसोडाइलेशन का? लेट सपोज ये है एक ब्लड वेसल हमारी, तो जब भी हिस्टामिन रिलीज होगा ना, ये इस ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज कर देगा। इसे बोलते हैं हम वैसोडाइलेशन। तो हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करवाता है। अभी वैसोडाइलेशन से देखो होगा क्या, जो ये ब्लड वेसल है इसका डायामीटर जो है, डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा। डायामीटर इंक्रीज होने से क्या होगा, इवेंचुअली पहले वहां पे कम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करा था, अब डायामीटर बढ़ने की वजह से वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा। तो ये काम होता है हिस्टामिन का कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करवाएगा, वैसोडाइलेशन कर देगा। अब खुद बताओ, ब्लड अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो उस हिस्से में थोड़ी सी आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, उस हिस्से में आपको वार्मथ देखने को मिलेगा, वो हिस्सा थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। और ये किन सिचुएशन में होता है? जब भी इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो उस टाइम पे रेडनेस और वार्मथ हो जाती है। तो बेसिकली इओसिनोफिल क्या करवा रहा है, सॉरी बेसिकली बेसोफिल क्या करवा रहा है, ये एलर्जी कॉज करवा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपको एलर्जी के टाइम पे मिलती है, तो बेसोफिल ने एलर्जी करवा दी। ये हिस्टामिन रिलीज करता है जिससे कि रेडनेस और वार्मथ हो जाएगी इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो आपको देखने को मिलती है। तो एलर्जी हो किससे रही है? बेसोफिल से। और एलर्जी के अगेंस्ट फाइट कौन कर रहा है? इओसिनोफिल। इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है ना एलर्जी के टाइम पे, तो एलर्जी से लड़ रहा है इओसिनोफिल और एलर्जी कॉज कौन कर रहा है? बेसोफिल। उसके बाद ये तो हो गए 2 सब्सटेंसेस। अभी थर्ड सब्सटेंस जो मास्ट सेल रिलीज करते हैं दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है? वेसो डायलेशन क्या होती थी? ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है, ये होती है वेसो कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 सब्सटेंसेस रिलीज करवाता है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल जब तक वो ब्लड में है तब तक उसको बेसोफिल करेंगे, एक बार वो टिश्यूज के पास आ गया ब्लड से निकल के तब हम उसको मास्ट सेल बोलेंगे। तो ये होता है मास्ट सेल का काम। अभी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ WBC दैट इज मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स जो है इनका नेचर इज फैगोसिटिक। ये भी फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर एंड इनका अगर हम न्यूक्लियस देखें ना तो मान लो ये एक मोनोसाइट है, इनका न्यूक्लियस होता है किडनी बीन शेप, ठीक है, जैसे राजमा नहीं होता है किडनी बीन्स, उस तरीके से इनका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का। एंड दे आर द लार्जेस्ट WBC, ठीक है, सबसे जितने भी WBCs हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट अगर हम साइज की बात करें तो वो इन्हीं का होता है मोनोसाइट्स का। और इनका फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस करवाना। न्यूक्लियस इनका किडनी बीन शेप का होता है। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ WBCs आर लिम्फोसाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये लिम्फोसाइट्स भी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की अगर मैं शेप की बात करूँ ना तो इनका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है ऐसे। तो फिर जो साइटोप्लाज्म है ना वो ऐसे कॉर्नर्स में होता है, ये सारा कॉर्नर्स में इनका साइटोप्लाज्म है, बहुत ही लार्ज
राउंड न्यूक्लियस होता है इनका, लिम्फोसाइट का। और दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है, बी लिम्फोसाइट बनते भी बोन मैरो में हैं, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, वो हो गए हमारे बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में ही बन रहे हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं। टी लिम्फोसाइट जो बनते तो बोन मैरो में हैं बट मैच्योर होते हैं थाइमस में, वो होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का अभी अगर हम बात करें, लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, तो इनको बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ बॉडी, बॉडी का सोल्जर। क्यों इनको सोल्जर बोला जाता है? सोल्जर का काम क्या होता है? टेररिस्ट से लड़ना, फॉरेन पार्टिकल से बनना। तो बेसिकली लिम्फोसाइट खुद भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ते हैं प्लस गोला बारूद भी बनाते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को मारता है। तो खुद तो मार ही रहे हैं, साथ में बंदूक भी बना रहे हैं जो मारेगा। तो वो बंदूक कौन है? बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स किल वायरस पार्टिकल्स। तो खुद मार रहे हैं बी लिम्फोसाइट, बंदूक कौन बना रहा है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं बेसिकली एंटी बॉडीज बनाते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल को किल कर रहा है। तो बी लिम्फोसाइट खुद मार रहे हैं, टी लिम्फोसाइट गन बना रहा है जिसकी हेल्प से फॉरेन पार्टिकल मरते हैं। तो ये हो गए हमारे लिम्फोसाइट्स एंड दिस कंप्लीट्स WBCs। अभी अगर हम बात करें लास्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। और इनका नॉर्मल नंबर या नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 lakhs। और यूनिट याद रखना पर mm³ ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल नंबर है प्लेटलेट्स का, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अभी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें ना, तो बोन मैरो में एक बहुत ही बड़ा सेल बनता है, ये है वो बड़ा सेल। इसका नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट। ये बनता है हमारे बोन मैरो में। तो इस मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। ये हो गए फ्रेगमेंट्स, टुकड़े हो जाना। ठीक है, ऐसे प्लेटलेट्स जो हैं आपके छोटे छोटे टुकड़े हो गए मेगा कैरियोसाइट के। ये है हमारे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बेसिकली ट्रू सेल्स नहीं है, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। टुकड़े होते हैं ये सेल के, जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। और ये बनते हैं बोन मैरो से, आपका मेगा कैरियोसाइट बनेगा, उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर ब्लड कंपोनेंट। तो यही था, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।